नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और मैं हूं प्रेरणा। दोस्तों, अगर आपको खुद पर और अपनी योग्यता पर भरोसा है तो आप सफल ज़रूर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको असफलता नहीं मिलेगी, बट निरंतर प्रयत्न करते रहे और आखिर में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत बात तुमने कही कि हमें कोशिश निरंतर करनी चाहिए, परिणाम की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें प्रयास की चिंता करनी चाहिए और हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में, और प्रज्ञा के साथ आज मैं हूँ प्रेरणा। और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, जब हम कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं तो हम आपको सबसे पहले एक गुड थॉट दिखाते हैं, एक अनमोल वचन दिखाते हैं, यानी कि महापुरुषों के द्वारा कहे गए कथन, ताकि उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़े और हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुधार ला सके। इसके लिए आइए नज़र डालते हैं अनमोल कथन पर। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। हमारे शहर की जानी मानी और प्रख्यात चिकित्सक, जिन चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हमारे बीच हम मौजूद हैं। डॉक्टर शांति राय, पद्मश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैम, जैसा कि प्रज्ञा ने कहा कि हम 1 से 8 मार्च तक हमारा ये कार्यक्रम, हमारे बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो केंद्रित है, आधारित है। आगामी 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम वैसे महिलाओं को अपने दर्शकों से रूबरू कराएं जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनके जीवन के बारे में हम कुछ जानकर, कुछ ना कुछ उनके अनुभवों को साझा करके हमें, हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सर्वप्रथम यही कहना चाहें कि अगर महिला की बात करें तो महिला साहस है, वो शक्ति है, वो बलिदानों की मूरत है। हर रूप अलग है नारी का, वो अरमानों की सूरत है। एक नारी में हम कितने ही रूप देखते हैं। आप एक माँ हैं, एक बेटी, और आप ना जाने कितने ही लोगों को आपने, कितनी ही माँ बहनों को आपने माँ का दर्जा दिया, आपने उनको एक नया जीवन दिया। ये इतना सुखद अनुभव, आप खुद को कितना ब्लेस्ड पाती हैं इस रूप में अपने आप को देखकर? बहुत अच्छा लगता है। अभी आज के दिन कहीं भी जाओ तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग आके कहते हैं कि मेरा जन्म आपके द्वारा कराया गया था, मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, और पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तो देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि इनके जीवन में मेरा कुछ भी योगदान है और ये मुझे अभी तक याद करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। जी मैम, जैसा कि आपको भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानित किया गया है अवार्ड से, पद्मश्री से। आपने पूरे जो जनता है उसके लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने काफ़ी नेक काम किया है। तो इस क्षेत्र में आपने अभी से लेकर आपके बचपन से लेकर के जो आपकी जर्नी रही है, उसके बाद आप डॉक्टर बने और आपने बहुत अच्छे मन से आपने समाज के लिए अच्छा काम किया, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। अब चिकित्सा के क्षेत्र में मेरा ये कहना है कि हर डॉक्टर को या हर चिकित्सक को या हर व्यक्ति को ही कहिए, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, और वह चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी माने रखता है। क्योंकि जब आप किसी तकलीफ़ से मेरे पास आई और मेरे में संवेदनशीलता नहीं होगी, मैं केवल आपकी बात सुनूंगी और दवा लिख दूंगी, तो उसे नहीं होता है। मुझे आपके दिल की तह तक पहुंचना होता है। मुझे यह करना होता है कि आप जो कहें पूरे विश्वास के साथ, मेरे ऊपर आपका पूरा विश्वास हो कि मैं इनसे जो अपनी तकलीफ़ें बता रही हूँ वे तकलीफ़ें मेरी ज़रूर दूर करेंगी। और उतने ही ध्यान से उनकी बातों को सुनना होता है, उनके मन को समझना होता है। बहुत बार शारीरिक तकलीफ़ जो होती है वो मानसिक तकलीफ से जुड़ी होती है। तो जब तक आप उसके मन को नहीं छुइएगा तब तक चिकित्सा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जी बिल्कुल। मैम, ये जानना चाहूँगी, अमूमन अगर हम पहले के दौर की बात करें, अब तो बहुत सारे स्कोप्स आ गए हैं, करियर ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन अगर मैं उन दिनों की बात करूँ तो अमूमन ये होता था, पढ़ लिख कर मुझे डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, नहीं तो फिर आप सिविल सर्वेंट बनने की ये तमन्ना होती थी। डॉक्टर बनने की जो चाहत आपके भीतर आई, क्या परिवार में ऐसा कोई माहौल था, पिताजी माताजी का कोई की ऐसी प्रेरणा थी? कैसे आपके भीतर ये ख्याल आया कि आपको एक चिकित्सक बनना है और महिला रोग विशेषज्ञ बनना है? ये बहुत पुरानी बात है ना। तो उस समय लड़कियों के लिए डॉक्टरी ही सबसे बेस्ट माना जाता था। इंजीनियर बनना उन लोगों के लिए बहुत
मतलब बहुत बड़ी बात नहीं थी। और आईएएस वगैरह तो हमारे गांव में कोई था ही नहीं, किसी ने किसी को देखा ही नहीं था। तो उस तरह की कोई प्रेरणा या कोई डायरेक्शन मुझे नहीं मिला कि मैं आईएएस के लिए जाऊं। लेकिन डॉक्टर मेरे गांव में एक थे, बंगाली डॉक्टर थे, और काफ़ी मतलब बहुत दूर के सारे मरीजों का इलाज वही करते थे। तो उनसे मेरी माँ, मेरे परिवार वाले काफ़ी प्रभावित थे। और लड़कियों के लिए जो कि बेस्ट था डॉक्टर बनना, तो इसलिए बचपन से उन लोगों का मन था कि मैं डॉक्टरी में जाऊँ, मैं डॉक्टर बनूँ। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली डॉक्टर बनने की। मैम, वो कहते हैं ना कि शिक्षा के क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बहुत। आपके परिवार का कितना साथ रहा? बहुत, 100%। अगर परिवार नहीं रहता मुझे दिशा देने के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं होती। मैं भी चावल दाल बनाती और बना करके बस घर को खिला करके निश्चिंत हो जाती। घर का ही पूरा का पूरा सहयोग है। मेरी माँ उस समय में भी थोड़ी शिक्षित थी और उनका बहुत मन था कि उनके बच्चे पढ़ें, अच्छा करें और आगे बढ़ें। उसी तरह मेरे दादाजी काफ़ी पुराने होने के बावजूद उनको महिला शिक्षा से वो जुड़े हुए थे और सभी लड़कियों को और लड़कों को कोई भेदभाव आज से 80 साल पहले भी मेरे परिवार में नहीं था। मेरे भाई, मेरे बहन, सबको हम लोग एक तरह से पढ़ाई हम लोगों ने की है। मैम, बहुत वक्त बदला है, हालात बदल चुके हैं। अब मुझे लगता है कि ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि पूर्ण रूप से ये ख़त्म हो चुका है, ये वाली भावना, डिस्क्रिमिनेशन की भावना अभी भी है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम गया है। अब बेटियों को भी वो तमाम हक और वो दर्जा मिल रहा है, परिवार पढ़ा रहा है, उन्हें माता पिता पढ़ा रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके कहीं कहीं पर आप तो मुझे लगता है रोज़ ही ऐसे लोगों से मुलाकात कराती होंगी। बतौर चिकित्सक आपने अपनी ज़िंदगी में वो फेस कितनी दफ़ा फेस किया होगा, जब लोगों को ये लगता होगा कि उन्हें पुत्र संतान की इच्छा है? अनेकों बार अभी भी लगता है। अब पहला एक तो अंतर समझ में आता है जिस समय डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के तुरंत बाद अगर बाहर निकल के बोलो कि लड़का हुआ है तो सभी के सभी कूद उछल पड़ते हैं और एकदम तुरंत मिठाई का ऑर्डर जाता है और सब कुछ होता है। और लड़की हुई है तो थोड़ा सा चेहरा डाउन अधिकांश लोगों का हो जाता है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में अब देखने को आ रहा है कि नहीं, लड़की हो या लड़का, वे लोग एक तरह से खुश होते हैं। लेकिन ये लड़की और लड़का का भेद आज भी लेबर रूम के बाहर बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। और दूसरी, जब उस समय होता है जबकि कई औरतें कहती हैं कि मुझे प्राइवेट में आपसे बात करनी है, तो प्राइवेट में वो बात क्या करेंगी कि मुझे 2 लड़कियां हैं और मैं लड़का ही चाहती हूँ, कैसे होगा। तो उनको ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि लड़की लड़का भगवान के हाथ में है, ये डॉक्टर के वश में नहीं है। तो ये तो मतलब आए दिन हर रोज़ करीब ऐसे लोगों से भेंट होती है जो कि लड़का ही चाहिए, इसके लिए आकर के एकदम प्राइवेट में बात करेंगी कि नहीं मुझे लड़का ही हो, ऐसा क्यों दवा दीजिए। मतलब मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है। मानसिकता अभी चेंज नहीं हुई है, मानसिकता चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कुछ आईएएस अफसर्स हों या जो बहुत उच्च पदस्थ हैं या बहुत शिक्षित हैं, तो वे लोग उतना नहीं माने रखता है उन लोगों के लिए। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, या वो नेता के वर्ग के हों या बड़े ऑफिसर हों या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज भी बेटा और बेटी में अंतर समझते हैं और बिल्कुल चाहते हैं कि बेटा ही हो। लेकिन हम ये बिल्कुल कहना चाहेंगे इस तरह की सोच प्रज्ञा बेहद अफसोसनाक है, बेहद अफसोसजनक है। आज हमारे सामने एक सशक्त उदाहरण है एक महिला का, जिन्होंने भी तमाम बंदिशों को तोड़कर और समाज की तमाम वो रूढ़िवादी रिवायतों को तोड़कर आज वो यहाँ तक इस मकाम पर पहुँची। और ना जाने कितनी ही महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे बड़ा बनाता है, उसका कर्म उसे बड़ा बनाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज हम समाज में हमें इस बात को सोचने की बहुत आवश्यकता है प्रज्ञा, और हमें इस बात को, हमारी यही कोशिश भी है कि हम हर जन जन तक ये अपना मैसेज, ये संदेश फैलाएं कि भारत अब बदल रहा है और भारत को हमें एक सुंदर भारत के रूप में देखना है। तो हर आम वर्ग को, हर व्यक्ति को उसका अपना हक, उसका अपना दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा, और उसके लिए ज़रूरी है शिक्षा। जैसा कि मैम आप बोल रही थी कि शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है एक इंसान के जो सोच होती है उसको बदलने के लिए। और वो कहते हैं ना कि जो पुरुष होता है, अगर पुरुष शिक्षित हो
तो वो अपने समाज को बदलता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है तो अपने पूरे परिवार, अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो चेंज करती है। तो शिक्षा कितना बड़ा वो प्रदान करता है समाज को, और किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा तो बहुत आवश्यक है। शिक्षा की कमी से ही जो भी हम लोगों के समाज में बुराइयां हैं, शिक्षा की, जानकारी की, अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी के कारण होता है। और शिक्षित अगर रहेगी, आखिर किसी की भी जानकारी का स्रोत क्या है? किताबें। बिल्कुल। तो शिक्षा नहीं है तो किताबें वो पढ़ नहीं पाएंगी। और दूसरा स्रोत है कि दूसरे लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, और या जो भी मतलब हमारे अपने हैं या बाहर के भी हैं जिनसे हम लोग कांटेक्ट में आते हैं, तो वो लोग क्या बात बताते हैं, उससे हम लोग कुछ जानते हैं और सीखते हैं। तो वे हमेशा मतलब सही बात नहीं बताते। गलत इन्फॉर्मेशन पाने का बहुत बड़ा सोर्स है अपने लोगों से बातचीत करना, और बहुत सारी गलत चीज़ें सुनने को मिलता है, उसके प्रति हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं यही सही है। शिक्षा की कमी के कारण ये सब होता है। जो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उससे नॉलेज बढ़ेगा। शिक्षा लेने से क्या पास्ट में हुआ, अभी आगे हमको क्या करना है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, हमको किस तरह अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, हमको कैसे अपने कर्तव्य निभाने हैं, इन सबों की जानकारी हमको पुस्तकों से मिलती है और शिक्षा से प्राप्त होती है। शिक्षा के साथ भी हर क्षेत्र में महिलाओं को जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और इसमें कहीं ना कहीं समाज जो है उसको आगे आना चाहिए। तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में आज़ादी कैसे मिले? केवल शिक्षा देने से ही तो नहीं होगा, पुरुषों को भी उसी तरह से समझना होगा। लड़कियों को या महिलाओं को पुरुषों के बराबर हर चीज़ में इक्वालिटी की जो कोशिश की जा रही है सरकार से, समाज से, कि दोनों इक्वल हों। तो इक्वल का मतलब बराबर, ये नहीं कि अप और डाउन, कोई ऊपर रहे कोई नीचे रहे, ऐसी बात नहीं। दोनों को ही समझदारी से काम करनी होगी। और हमको लगता है कि शिक्षा महिलाओं के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन पुरुषों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि वे भी अपनी जिम्मेवारी समझें कि महिलाओं के साथ एक रेखा है जहाँ पुरुषों को महिलाओं को सम्मान देना अत्यंत आवश्यक है। महिला शिक्षित है, एक ऑफिस में काम कर रही है एक लड़की, और लड़के उसको अगर कभी मतलब कुछ खराब बात बोल देते हैं या व्यंग करते हैं, तो यह तो उस लड़की के लिए बहुत अपने प्रोग्रेस को रोकने वाली बात हो जाती है ना, कि वो जा रही है काम करने के लिए, वहाँ पर उसका जो सम्मान होना चाहिए या जो उसको काम करने के लिए जो छूट मिलनी चाहिए, जिस तरह से वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने को पूरी की पूरी तरह तन्मयता से अपने काम में अपने को लगा सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पुरुष भी उसे उसी नज़रों से देखे। और ये नहीं कि यहाँ सारे पुरुष हैं तो उस लड़की को कुछ ऐसा बात बोले या बोल दें जो कि उसको अपमानजनक लगे, और उसके चलते वो ऑफिस में जाने से कतराने लगे, काम करने में उसको डिफेक्ट। तो इसके लिए पुरुषों का भी मतलब बहुत आवश्यक है कि वे सोशल वैल्यूज़ को समझें और लड़कियों को सम्मान देना सीखें। और मुझे तो लगता है कि पुरुषों का बहुत बड़ा रोल है इसमें, महिलाओं को सम्मान देने में। जी बिल्कुल बात है, पुरुषों का बहुत बड़ा रोल है महिलाओं को सम्मान देने में। मैम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके विचार जानना चाहेंगे इस विषय पर। हम फेमिनिज़म की बात हर जगह उठती है, फेमिनिज़म की बात करते हैं, और आज फेमिनिज़म की आड़ में अगर मैं ये कहना चाहिए, बतौर महिला मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं, पाई जा रही हैं, जो महिलाएँ हैं वो अपने कर्तव्यों से वंचित हो रही हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो अगर जॉब कर रही हैं 10 to 5 की, इफ़ दे आर अर्निंग, अगर वो कुछ पैसे घर में ला रही हैं और आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही हैं, तो वो घर के जिम्मेदारियों से वो फ्री हो गई हैं, मुक्त हो गई हैं, और थोड़ा सा उनमें एक अहं की भावना भी जाग गई है। इस तरह से लेकर परिवार डिस्प्यूट जो हो रहे हैं, परिवारों में इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं कि आपस में परिवार बन के नहीं रह पा रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी, आप क्या सोचती हैं, इसे किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, पढ़ने लिखने से और काम करने से और घर में पैसे लाने से वो महिला अपने जो उसकी मौलिक जो कर्तव्य हैं उनसे तो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है ना। वो तो माँ बनेगी, माँ वही बनेगी, और बच्चे उसी को पैदा करने होंगे, और उन बच्चों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेवारी सब जगह हम सभी जानते हैं कि पहला गुरु माँ होती है। तो माँ कैसे अपने बच्चों को छोड़ करके
काम कर रही है और पैसा ला रही है तो अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं भी निभाए तो समाज कहाँ जाएगा? ये बच्चे कैसे गुमराह होते चले जाएंगे? तो केवल पैसा लाने से तो नहीं होता है। हर महिला को ये समझना जरूरी है कि परिवार को एक जगह इकट्ठा करके बांध कर रखना भी उसी का कर्तव्य है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो शरीर से बहुत ज़्यादा काम करे, लेकिन अपने ज़बान से, अपने व्यवहार से, अपनी मानसिकता से तो यह कर ही सकती है कि अपने सास ससुर को थोड़ा आदर दे, उनसे अच्छे से बात करे। कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार कह दे अपनी सासू को कि माँ आप नाश्ता कर लीजिए या माँ आप खाना खा लीजिए। अगर वो नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर लड़की अब बाहर में भी काम करते है, आकर के घर का भी सारा काम करे। तो काम करना एक चीज़ है, अगर पैसा है तो काम करने के लिए भी बहुत लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पाई, उन्हें खाने की तकलीफ है, उन्हें किसी को काम दे सकती हैं जो कि घर का काम उनका निपटाया करेंगी। और उन्हें लेकिन अपने व्यवहार को बदलना होगा, न कि अपनी सोच को कि नहीं अब तो मैं पैसा कमा रही हूँ, मेरा अब कोई कर्तव्य नहीं। ये बहुत गलत हो रहा है। और अपने सास ससुर की जो वे लोग एक्सपेक्ट करते हैं उतना मुंह से एक्सपेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साल में 2 बार उनको एक ड्रेस खरीद कर दे देती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उससे आपका कुछ भी नहीं घटेगा। और आपस में परिवार में सन्मयता बनी रहेगी, सामंजस्य रहेगा, सास बहू का रिश्ता बना रहेगा। तो इसलिए लड़कियों को ये भी सोचना, उनके बहुत सारे कर्तव्य भी तो है, केवल अधिकार से नहीं होता है। अधिकार तो है लेकिन कर्तव्य भी बहुत जरूरी है। और कर्तव्य को अपनी सीमा में रखते हुए कि कितना मेरे शरीर से हो पाएगा उसके अनुसार उनको अपना काम करना है। अपनी सोच बदलनी होगी, अपना व्यवहार बदलना होगा, अपनी ज़बान बदलनी होगी। ये नहीं कि अपने पैसे कमाने के गर्व में वे अपना मतलब ये सारे रिश्ते नाते भूल जाए। मतलब कह सकते हैं यह गलत हो रहा है। जी मैम, कि महिला सशक्तिकरण ज़रूरी है, लेकिन उस जो परिवार है और जो आपका काम है उसमें सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। संस्कृति हम लोगों की, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, उसको भूलना नहीं चाहिए। वो तो एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड के लिए। जी मैम, तो कह सकते हैं दर्शकों को कि जो महिला है या पुरुष जो भी अपना काम करते हैं बाहर, वो उनका कर्तव्य है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं भागे, अपने कर्तव्य को भी निभाए और एक सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़े। हाँ एकदम, मेरा सभी से अनुरोध है, वो पुरुष या महिला, अगर बाहर में आप लोग काम करते हैं तो ठीक है, अपना काम बहुत सिंसियरली करिए, बहुत तन्मयता से करिए, बहुत ठीक से करिए। लेकिन अगर आप घर में आते हैं तो घर में भी आपके कुछ काम है, आपकी ड्यूटी है। और अब ये नहीं कि पुरुष को ये नहीं चाहिए कि सारा काम अपनी वाइफ के ऊपर छोड़ दे, उसके साथ मिलजुल कर कुछ आप कर दीजिए, कुछ वो कर लेगी, और घर में भी आप वही माहौल रखिए, सामंजस्य स्थापित कीजिए। जी मैम, अभी तो हमने शिक्षा और ये जो क्रांति की बात की हमने, मैम मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप जब छोटी थी और आपका जो दशक था और अभी का जो दशक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह में काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो उस दशक में और आज के दशक में जो आप देखती हैं, जो ये क्रांति टेक्नोलॉजी को लेकर के और मेडिकल लाइन में, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ चेंजेस आया है, क्या कुछ बदलाव आया है जो कि हमारे लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए भी अच्छा है? टेक्नोलॉजी तो हमेशा, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सबों से क्या होता है ना कि और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इम्प्रूवमेंट होता है हर क्षेत्र में। तो मेडिकल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ा और उससे महिलाओं की चिकित्सा में काफ़ी मतलब सुधार हुए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ जो मैं गड़बड़ देख रही हूँ वो ये है कि हम लोगों के समय में शुरू में चिकित्सक बहुत ध्यान से मरीज की बात सुनते थे, और बहुत चिकित्सक तो ऐसे भी थे उसकी तकलीफ केवल सुन के उसकी बीमारी पकड़ लेते थे, या एक बार अच्छे से उसको जांच उसकी किए, उसको छुए, पेट छुए, जो भी उसकी जो जांच किए, जांच से 90% से अधिक बीमारियां वो पकड़ लेते थे कि ये बीमारी है, और उसका इलाज सही तरीके से कर लेते थे। टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने से बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट आया, मेडिकल क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा, लेकिन साथ साथ थोड़ी गिरावट भी आई है जो मैं रोज़ देख रही हूँ कि आजकल के डॉक्टर मरीज को छूते भी नहीं हैं और बस केवल रिपोर्ट देखे और देख करके उसको डायग्नोसिस दे दिए और दवा लिख दिए। तो ये गलत है। केवल हम लोगों को मरीज की चिकित्सा करनी है, टेक्नोलॉजी की चिकित्सा नहीं करनी है। टेक्नोलॉजी चिकित्सक के हेल्प के लिए है, उसकी सहायता के लिए है कि मैं जो नहीं समझ पा रही हूँ टेक्नोलॉजी से मैं समझ पाऊँगी। लेकिन ये नहीं कि टेक्नोलॉजी में क्या आया उसी से मैं इलाज करूं, ये गलत हो रहा है। जी
मैम ये जानना चाहूँगी, अगर आपसे आप बात करें, बहुत कुछ बदलाव परिवर्तन देखने को आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आ रहा है। अगर ख़ास तौर से मैं महिलाओं के बारे में आपसे जानना चाहूँ कि बताओ, आप भी एक महिला हैं, परिवार में आप किसी की बेटी बहू, आपकी भी बहू हैं, बेटियां हैं, और अभी आप कितने ही बच्चों को आपने कितनी ही बहनों को आपने एक नया जीवन दिया, उन्हें माँ की आपने उन्हें एक सुख आपने प्रदान की है। मैं जानना चाहूँगी कि आपके लिहाज से क्या उन महिलाओं के लिए आपका मैसेज होगा, क्या कहना चाहेंगी, क्या इम्पोर्टेंट है उनके जीवन में उन्हें एक सशक्त महिला बनाने के लिए? महिलाओं को सशक्त बनने के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है, जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और हमारे आजकल देश से भी या हमारे बिहार राज्य से भी तरह तरह के प्रोग्राम, आजकल सभी घरों में टेलीविज़न है। तो महिलाओं को मेरा कहना है कि वे बैठ करके सीरियल्स देखने के बजाय ये न्यूज़ देखें, ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखें जिससे कि नॉलेज, हर घर में टीवी है, तो वे इन प्रोग्राम्स को देखें, उससे उनका नॉलेज बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ेगा, और आगे और कुछ करने की उन्हें यह भी समझ में आएगा कि उनके अधिकार क्या है, उन्हें यह भी समझ में आएगा कि उनका कर्तव्य क्या है, कैसे वे अपने बच्चे को सही दिशा दे सकती हैं, कैसे वे परिवार को अच्छे से चला सकती हैं, इन सबों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मेरा तो बहुत मन है कि वे सीरियल ना देख करके इन चीज़ों पर ज़्यादा दें। सीरियल देखें, लेकिन वो सीमित समय तक देखें। अधिकांश महिलाएं केवल सीरियल ही देखती हैं, न्यूज़ शायद ही कोई महिला घर में बैठे बैठे देखती है। तो उन चीज़ों की ओर भी उन लोगों का ध्यान जाना चाहिए। अपने मनोरंजन में आप उन चीज़ों को, उन आदतों को शामिल करें जिससे आपके व्यक्तित्व का निखार, आपके व्यक्तित्व का विकास हो। अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें कोई जानकारी प्रदान होगी, उसमें 2 जानकारियाँ हमारे हित के लिए, महिलाओं के स्वयं हित के लिए हो। तो बहुत अच्छा आपने ये संदेश दिया कि हम मनोरंजन ज़रूर करें, मनोरंजन का अपना ख्याल रखें, लेकिन उनमें उन आदतों को शामिल करें प्रज्ञा जो हमारे हित के लिए हो। और वो कह सकते हैं ना प्रेरणा, कि एक महिला को अगर सशक्त होना है तो सशक्त होने के लिए आपको खुद आगे आना होगा। आप अपने मनोरंजन के लिए आप कुछ भी करें, आप टीवी देखें, आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपको सशक्त होना है, अगर आपको आगे जाना है, तो पहले खुद पर काम करें, खुद पर मेहनत करें, क्योंकि पुरुष और स्त्री उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप शिक्षित होंगे, अगर आप खुद पे काम करेंगे, तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। जी मैम, इसी बात को लेकर आगे मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि जो महिला सशक्त होना चाहती है वो खुद पर तो वो उनको मेहनत करना चाहिए, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज है, और पहले के जो मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले कुछ चेंज था, लेकिन अभी का जो आज का दौर है, आज के चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी ऐसा दोस्त, हर कोई चाहता है कि एक महिला शिक्षित हो, वो आगे बढ़े। और आज के जो पिता हैं वो बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं समझते, वो उनको एजुकेशन देते हैं, वो उनको हर एक मौका देते हैं जिससे वो आगे बढ़ें। तो इसके लिए उन पुरुषों का कितना योगदान है, वो कितनी बड़ी भागीदारी है एक महिला को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगी? महिला को आगे बढ़ाने में पुरुषों की तो बहुत, पुरुष उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि महिला खुद। महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि आगे बढ़ना क्या है, क्या करना है, तो पुरुष उसे डायरेक्शन दे सकते हैं। और फिर महिला अगर जानेगी, समाज को देखती है, किसी महिला को देखती है एग्जाम्पल के तौर पर या रोल मॉडल के तौर पर कि वो इस तरह से कर रही है, तो उसको देख करके भी उसको बहुत अधिक मन में लगता है कि नहीं, मुझे भी ऐसे कुछ करना चाहिए। तो इस बहुत अच्छी बात है कि आजकल शिक्षा के ऊपर अधिकांश परिवारों में, वो गांव का हो या शहर का, लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं लोग, और लड़कियों को भी आगे बढ़ने में सहयोग दे रहे हैं। ये पुरुषों की बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए और मन से पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं नोटिस करती हूँ, वे आगे बढ़ें, पढ़ें, लेकिन अपने कर्तव्यों को, अपने संस्कार को नहीं भूलें। संस्कार से दूर हटेंगी तो फिर वो कहीं की नहीं रहेंगी। जी बिल्कुल, इसलिए अपने को संस्कार से में ही रखना चाहिए। शिक्षा और संस्कृति दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। तालमेल होना जरूरी है। मैं ये जानना चाहूँगी कि वर्तमान में आपने तो बहुत वो लम्हा देखा है जिसे हम सुनहरा दिन कह सकते हैं। वक्त अभी बहुत कुछ बदल गया है, हम लैपटॉप और मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में सिमट कर रह गए हैं। तो अभी के वर्तमान के समय में, करंट फेज़ में, आप बहुत बड़ी चुनौती किसे मानती हैं महिलाओं के लिए? ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ तो क्या आपके नज़रिए से जो चैलेंजिंग है वो क्या है?
महिलाओं के लिए तो नहीं, लड़कियों के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल तो काफ़ी मतलब ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल है जिसमें सभी तरह के इंफॉर्मेशंस आते हैं, तो वो कुछ हद तक तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उससे हम लोगों को डिजिटल सब चीज़ सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारा नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस मोबाइल के थ्रू बहुत सारी गलत बातें भी देखने को मिलती हैं, और लड़कियां भटक न जाएं, ये खतरा बहुत बना रहता है। तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को भी ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू मिल जाते हैं, उसके ऐप्स के थ्रू, जिसकी कभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी छोटी लड़की को ये सब बातें आती हैं। तो मोबाइल एक तरफ तो वरदान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक खतरे की घंटी भी बन गया है आजकल के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए हो या लड़कों के लिए हो। इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए कि लड़के लड़कियां उससे अच्छी बातें तो ग्रहण कर पाए, और जो बातें उनके लिए ठीक नहीं है वे उनके सामने ना आए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती और वैसे ही मोबाइल बच्चों को मिलती तो ज़्यादा अच्छा था। और ऐसे में भी माँओं की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने बच्चों पर कितना क्लोज वॉच रख रहे हैं, हाँ। आप उनकी कितनी सावधानी से आप उनकी तरबियत कर रहे हैं, आप ब्रिंगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ भी माँओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ अब गई सोचिए है। ना, माँ बेचारी कितना काम करेगी। बिल्कुल। अगर वो बाहर का भी पढ़ी लिखी है, बाहर में नौकरी कर रही है, तो बाहर में नौकरी भी करेगी, घर में आके घर के भी कुछ काम करेगी, और उससे ऊपर से बच्चे के मोबाइल को चेक करते रहना कि वो कितना कर पा रही है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। जी। इसलिए हमको तो लगता है ना कि ये ऊपर से ही सरकार की ओर से ही कुछ ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए कि मोबाइल में वो चीज़ ऐप जो है वो नहीं रहे जो बच्चे यूज़ करते हैं, या कुछ उम्र तक वैसे मोबाइल यूज़ करने की उन लोगों को मतलब मना ही रहे। आपसे मैम अगर ये जानना चाहूँ कि हम उस दौर और इस दौर की बात कर रहे हैं, आपके लिहाज से जब आप बीते 20 या 25 या 30 साल पहले का वक्त देखती हैं या अपने बचपन का वक्त देती हैं, आपको कभी ऐसा लगता है कि काश वो दौर फिर से वापस आ जाता, काश वो समय फिर से वापस में जी पाती? कभी ऐसा लगता है आपको? कुछ चीज़ों में, लेकिन सब में नहीं। सब में नहीं। जैसे पहले ऑर्गेनिक, हम लोग केवल ऑर्गेनिक ही खाते थे, घर में खेती होती थी, खेती में से कोई मतलब कोई मिलावट का, कोई रात में अगर सोए हैं छत पर या घर में बैठे हैं तो सामने इतना चमकता हुआ चांद और तारे दिखाई पड़ते थे, वो तो अब देखने को सपना हो गया है, कभी देखने को मिलता नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए कह के ऑर्गेनिक फूड खरीदना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें तो खो गई जो कि हम लोगों के लिए बहुत स्वाभाविक थी। बाज़ार की चीज़ें कभी कोई खाता नहीं था, सब लोग एकदम ऑर्गेनिक ही खाते थे और नेचर में रहते थे, तो वो चीज़ें हमारी लुप्त हो गई हैं जिन्हें हमको वापस लाना होगा। फिर लेकिन आजकल जो हम लोग को सुविधा मिली है, फ़ोन की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, इन सब सुविधाओं से हम लोग वंचित रहते थे, तो इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, लेकिन बहुत चीज़ें हम लोगों ने खोई भी है। कुछ खोया है तो कुछ पाया है। जी मैम, मैं कहना चाहूँगी कि पहले का दौर जो था, पहले का जो समाज था वो काफ़ी अलग हुआ करता था। पहले लोग बहुत मिलजुल के रहा करते थे, और खासकर अगर किशोरियों की बात की जाए, जो छोटे बच्चियां और लड़के, उन पे बहुत ध्यान दिया जाता था। परिवार की ओर से भी, समाज की ओर से भी एक अलग माहौल हुआ करता था, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी आई है आज के दौर में। समाज का कितना बड़ा योगदान होता है, एक समाज को एक अच्छे रूप में लाने के लिए हर इंसान को कितना योगदान देना चाहिए, और किशोरियों के उत्थान के लिए कितना ज़रूरी है कि हम सबको मिलकर के आगे आना चाहिए और उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, उन चीज़ों पे एक दूसरे से शेयर करना चाहिए बातों को, ताकि हम किशोरियों के डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकें। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। पहले के ज़माने में क्या था कि सब लोग एक साथ रहा करते थे, बहुत बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार हुआ करता था, और लड़कियां हैं तो अपने सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि लड़कियों की देखभाल करें, लड़कों की भी देखभाल करें। लेकिन लड़कियां, अगर एक लड़की कोई लगता था कि नहीं इसका कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो पूरा गांव या पूरा समाज उस चीज़ को जान जाता था और तुरंत उस चीज़ को मतलब उसको ठीक करने की कोशिश की जाती थी। तो कोई भी चीज़ किसी की आंख से बचा नहीं रहता था। आजकल क्या हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिली है, जिसमें हर परिवार अलग अलग बट गया है, घर के लोगों का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, केवल माता पिता और बच्चे,
और जिस अधिकतर लोग फ्लैट में रहते हैं शहरों में, तो बगल के फ्लैट में कौन रह रहा है उसकी भी जानकारी नहीं रहती है। बगल के फ्लैट में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब किसी को नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत अकेले होते जा रहे हैं। और लड़कियों पर या बच्चों पर, इन सबों पर माता पिता के अलावे और कोई देखने वाला नहीं रह गया है। न्यूक्लियर फैमिली है, लड़की अगर कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, तो सोच इतनी बदल गई है कि लड़कियां सोचती है कि मेरे पति का कमाया हुआ सारा धन तो मेरा है, इसको माता पिता में क्यों खर्च किया जाए। या अगर उनको कहा जाता है कि अपनी सास को या ससुर को यहाँ ला के रखो, तो वे उन्हें अधिकतर समाज में देखा गया कि ये उसे बोझ समझती हैं कि अब उन लोगों को ला करके अब कौन उन लोगों को खाना पीना ये सब करेगा। तो ये सब चीज़ से बदलाव जो हुए हैं ना, ये काफ़ी हानिकारक हैं अपने ही बच्चों के लिए। क्या है जो आपको स्ट्रेंथन करता है, आपको शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, क्या बताना चाहेंगे? पहला तो है कि मेरा समाज के प्रति लगाव, और मेरी बहुत इच्छा रहती है कि उन महिलाओं को मैं बता पाऊँ कुछ, कि वे कैसे, मैंने उनके नॉलेज को बढ़ा पाऊँ, उनमें जागरूकता ला पाऊँ, उन्हें अपने हेल्थ के प्रति सशक्त कर पाऊँ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बता पाऊँ। तो ये चीज़ की ललक मेरे में हमेशा घुसे रहता है। और उन लोगों के लिए जो भी संभव है कोशिश करते रहती हूँ। गांव में अक्सर जाती हूँ, गांव की महिलाओं के साथ में बैठकर बात करती हूँ, तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा है कि हमको ये लगता है कि ज़िंदगी तो केवल एक बार मिलती है, तो जीवन में कुछ करते रहना चाहिए, कुछ समथिंग पॉजिटिव जो कि सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके, या कुछ ऐसा करो जिसका कुछ मतलब पॉजिटिव योगदान हो समाज के लिए। ये करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अपने आप से ही प्रेरणा मिलती है। और भगवान, मैं मंदिर कम जाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा समझती हूँ कि मेरे अंदर में भगवान है, और बस हमको हमेशा अपने अंदर को याद करना है, अपने अंतर की ओर देखना है। मैम, आप हम सबके लिए एक प्रेरणा है, और आपके काम से ही आपकी पहचान है। अपने चिकित्सा क्षेत्र में अपना नाम लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैम, अगर मैं आपको एक खाली समय में अगर पूछना चाहूँगी, खाली समय कैसे बिताती हैं आप? किस तरीके के कार्य करना पसंद करती हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप वक्त बिताना पसंद करती हैं? हाँ, कुछ मेरे दोस्त हैं जी, जिनके साथ बिताना, बच्चे हैं घर में जी, उनके साथ रहना अच्छा लगता है। और खाली समय वैसे मिलता बहुत कम है, बहुत कम मिलता है। अधिकतर मैं कुछ तो कुछ करते ही रहती हूँ, तो खाली समय लेकिन बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मतलब कह सकते हैं कि मैम, आप जिस क्षेत्र में आपने अपना नाम कमाया, फिर भी आप परिवार को उतना ही प्यार और स्नेह देती हैं, और अपने क्षेत्र में भी आप आगे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक महिला, एक नारी को एक पूरा बैलेंस बना करके अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। वो सिर्फ शिक्षा से नहीं, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता से भी मिलती है। मैम, आपसे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। प्रेरणा, कुछ और? बिल्कुल मैम, हमने ये तो देखा कि महिलाओं की शिक्षा की अगर हम बात करूं, लेकिन बतौर चिकित्सक, और आप एक महिला विशेषज्ञ हैं, महिला रोग विशेषज्ञ रही हैं, महिलाओं को मैं चाहूँगी कि उनके स्वास्थ्य के प्रति अगर आप कुछ कहना चाहें कि किस प्रकार से, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मेरे भीतर ही भगवान है, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, अपने परिवार की रक्षा और उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो अपने ऊपर ध्यान देने की हमें कितनी ज़रूरत है, फिजिकल फिटनेस की कितनी ज़रूरत है महिलाओं को। एक चीज़ जो आजकल महिलाओं में देख रही हूँ ना, वे लोग काम बहुत, मतलब शरीर की का मेहनत बहुत कम करती हैं। और मैं महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि उनका स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितना कि पूरे परिवार का। और अपने को स्वस्थ रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आप 1 घंटा अपने ऊपर बिताएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें या थोड़ा टहलें, खूब तेज़ी से टहलें सुबह में। खाना के प्रति आप सजग रहें, बहुत अधिक चीनी, मीठा, मिठाई, इन सब चीज़ों का प्रयोग न करें। तली सदी चीज़ें, पकौड़ी वगैरह नहीं लें। समय पर खाना ज़रूर लें, लेकिन स्वस्थ भोजन करें। स्वस्थ भोजन क्या होता है ये आपको पता है। स्वस्थ भोजन वही है जो हम लोग बचपन से खाते चले आ रहे हैं। बाज़ार की चीज़ों से परहेज रखें। आजकल मोटापा के चलते बहुत सारी बीमारियां महिलाओं को पकड़ रही हैं। उन लोगों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सब बढ़ने लगा है। शरीर का मेहनत तो छूट गया, क्योंकि पहले की महिलाओं, जब मैं छोटी थी तो उस समय घर का चावल, दाल, आटा, सब चीज़ महिलाएं तैयार किया करती थी अपने अपने घर की। तो वो सब तो ख़त्म हो ही गया। मसाला भी नहीं पीसना है, वो तो बाज़ार में मतलब पिसा पसाया में। तो शारीरिक मेहनत ख़त्म हो गया।
तो इसके चलते महिलाओं का स्वास्थ्य काफ़ी गिरता जा रहा है। जी। उन्हें अपने शरीर से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, और या तो घर के काम के थ्रू करें या फिर टहल करके या एक्सरसाइज करके करें। ये बहुत आवश्यक है उनके स्वास्थ्य के लिए। मतलब कह सकते हैं मैम, जो गंभीर बीमारियां आज के दौर में महिला हो, पुरुष हो, बढ़ गई बच्चे हैं। हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस पे हम सबको काम करने की ज़रूरत है। ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल है जी। मतलब औरतों में तो मोटापा का, जी। और पुरुषों में तंबाकू, सिगरेट पीना या सिगरेट किसी भी तरह से सेवन करना, ये दो चीज़ें बहुत हानिकारक स्वास्थ्य के लिए है, उनसे एकदम परहेज करना चाहिए। मैम, एक और समस्या बढ़ गई है प्रज्ञा, महिलाओं में जीरो फिगर मेंटेन करने की वजह से महिलाएं अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही ये हैं। बहुत कम, ये बहुत थोड़ी कुछ महिलाएं हैं जो कि जीरो फिगर मेंटेन करना की चाहती कोशिश हैं, में। तो वो भी गलत है, दोनों गलत है। दोनों ही गलत है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी एक चीज़ और, कि अगर हम शुरुआत से ही, आपके नज़रिए से क्या लगता है, जो बच्चियाँ अभी जो किशोरावस्था में हैं या छोटी बच्चियाँ हैं, एक महिला बतौर माँ क्या चीज़ें इनकलकेट करें उनके भीतर, ताकि उनका जो बेस हो वो मजबूत हो, चाहे मॉरल वैल्यूज़ की बात कर ले या फिर आगे बढ़कर वो चीज़ उन्हें काम आए। आप अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगी? मुझे लगता है कि जो इतिहास वगैरह हम लोग बाद में पढ़ाते हैं, कुछ अपने इतिहास की गौरवमयी बातें उनको शुरू से बतानी चाहिए, उनके कोर्स में रहना चाहिए। दूसरे, स्वास्थ्य के प्रति भी, उसके बच्चे के उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य के प्रति भी जानकारी उनको शुरू से देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो जो बातें बताई जाए उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। उसी प्रकार संस्कार के विषय में भी मोरल साइंस भी एक बहुत आवश्यक चीज़ के रूप में उनके कोर्स में इंक्लूड होना चाहिए। तो एक मोरल साइंस, एक इतिहास, अपना गौरवमय इतिहास, और तीसरा अपना स्वास्थ्य, इन तीन चीज़ों को छोटे बच्चे से ही उनके उम्र के हिसाब से उनके कोर्स में इंक्लूड करते जाना चाहिए और इन चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम, मतलब कह सकते हैं कि परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, स्कूल का भी योगदान होता है, और हमको इतिहास और सारी चीज़ों का एक मिक्सन दे करके एक बच्चे को बड़ा करना चाहिए। जी मैम, लेकिन मेंटल स्ट्रेस भी होता है आजकल की बच्चियों में, क्योंकि शिक्षा का दौर है और बहुत भागता हुआ समाज है, हर किसी को आगे बढ़ना है, महिलाओं पे भी उतनी ही कंपटीशन की भावना है, और हर कोई आजकल महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं रह गया है, और इस क्षेत्र, इसके लिए हर किसी को एक मेंटल स्ट्रेस होता है, महिलाओं को ज़्यादा अधिकतर, क्योंकि उन्हें बैलेंस करना पड़ता है, उन्हें ज़िंदगी के भागदौड़ में अपनी निजी ज़िंदगी और अपने जो ऑफिस जाती हैं उसमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस का भी कारण है। तो ऐसे में उन महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को संयम करके रखें और खुद को आगे बढ़ाएं? हमको लगता है कि इसमें भागीदारी की ज़रूरत है। जी। भागीदारी मीन्स सारा स्ट्रेस अपने ऊपर वो नहीं ले, कुछ चीज़ों की जिम्मेवारी अपने बड़ों को सौंपें। अगर वे संयुक्त परिवार में है तो अगर जिठानी देवरानी साथ में है, वे लोग बाहर का काम नहीं कर रही हैं, तो उन लोगों से अच्छा रिश्ता बना के रखें, कुछ जिम्मेवारियाँ उनको सौंपें। हम कहें ना कि मतलब जवान अगर अच्छी हो, आप मीठा बोलती हैं, मधुर व्यवहार रखती हैं, तो बहुत काम सलट जाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, मधुर व्यवहार रखना और सबके साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना। अपने सास ससुर से भी सहायता ले सकती हैं। तो भागीदारी में अगर अकेले भाग दौड़ करती रहेंगी तो स्वाभाविक है कि वे थक जाएंगी जी। लेकिन अगर उसमें किसी और की सहायता वो लेती रहेंगी, और वो सहायता जरूर देगा, अगर आप मीठा उससे व्यवहार करेंगी, उसके लिए भी कुछ करने के लिए तत्पर रहेंगी, तो जो भी आपके परिवार में है वो आपको मदद करेगा काम में। मतलब तो इस तरह से आप ये कर सकती हैं। कह सकते हैं प्रेरणा की एक महिला ही महिला का साथ देती है और उसको हाँ। आगे लेके जाती है। बिल्कुल, और देना भी चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी के आप जिस आज मकाम पर हैं, बहुत लंबा वक्त आपने बिताया है, बहुत सारे अनुभव हैं, उन अनुभवों की पोटली में से कोई एक ऐसा सुंदर सा, अगर आपके मन में, अगर जहन में कोई ऐसा ख्याल आ रहा है, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आप हमारे साथ अगर साझा करना चाहें, जिसका आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा हो, वो कोई लम्हा ऐसा है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? ऐसे बहुत सारे लम्हे हैं, बहुत दुख वाले, बहुत सुख वाले। तो हमको ये कहना है कि सफलता से एक बार अगर आपको कोई कहता है, आपकी प्रशंसा करता है कि आपका ये चीज़ बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया, तो उसे आगे बढ़ने के लिए जोश मिलता है। और मैं जब 8वीं क्लास में थी तो उस समय तक मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी, लेकिन हिंदी के एक
शिक्षक थे, उन्होंने एक लेख दिया था, बसंत आगमन। उस समय वही फरवरी वगैरह का महीना रहा होगा, तो उस पर एक लेख लिखना था हमारे क्लास को। तो और मतलब समझिए कि कल का आखिरी दिन है और आज तक तो मैं उसका एक वर्ड भी नहीं लिख पाई थी। लेकिन रात में हमको बहुत चिंता होने लगी कि हम तो लिखे नहीं हैं, तो कल तो हमको बहुत डांट मिलेगी। तो पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में कि सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई और मैंने यूँ ही है ना बहुत सारा बात लिख, जो समझ में आ रहा था, जो नहीं समझ में आ रहा था, कुछ कुछ हमने लिख डाला। तो लेकिन ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि वो लेख मेरे शिक्षक को बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि ये लेख द बेस्ट लेख है। और उस दिन से मेरी दिशा और दशा बदल गई, पर एकदम अचानक यू टर्न हो गया। तो उस समय जो मेरी प्रशंसा हुई क्लास में, वो मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोड़ था। और उसके बाद से तो मैं कभी मतलब पीछे नहीं जाना पड़ा, हमेशा आगे बढ़ती गई, हर चीज़ में अच्छा करती गई और पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कभी कभार हमारी जिंदगी इसलिए बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए, बिल्कुल, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएशन से आगे बढ़ने का संदेश मिलता है। बिल्कुल, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें बच्चों का उत्साह बढ़ता है। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, सुबह के वक्त आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत सारी अपने यादगार लम्हे हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और अब वक्त तो चला है आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने के पूर्व आप बखूबी जानते हैं कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हम तक अपने सुझाव पहुंचाएं। इसके लिए नोट करना होगा आपको हमारा पता। फटाफट उठाए कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.dt के patna@gmail.com।